एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग सर्वेइंग का प्रैक्टिस सेट सेकंड करेंगे और अगर कोई भी सर्वेइंग फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कि इससे पहले मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराया था और वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो 21वां क्वेश्चन क्या है कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ए टाई लाइन। टाई लाइन का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए टाई लाइन होता क्या है। कुछ पॉइंट्स इसमें आप लोगों को बता देंगे कि टाई लाइन्स क्या होता है। कुछ आप लोगों को इससे कॉन्सेप्ट भी बता देंगे कि जितना भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करेंगे उसके साथ साथ आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। देखिए क्या है कि मान ली कोई मेन लाइन है, ठीक है, कोई सर्वेइंग का मेन लाइन है, ये सर्वेइंग का मेन लाइन है, ये मेन स्टेशन हो गया, ये मेन स्टेशन हो गया, ये मेन लाइन हो गया। अब क्या होता है कि इसमें दो चीज़ हम लोग करते हैं। एक बेस लाइन होता है, जो बेस लाइन जो होता है ना सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम बेस लाइन बोलते हैं। ये बेस लाइन जो होता है चेन लाइन के अंतर्गत जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है दो मेन स्टेशन को जोड़ने के लिए, उसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। और बेस लाइन से हम लोग क्या करते हैं, जो बेस लाइन है इससे कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ का हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं बेस लाइन से, उसको हम लोग टाई लाइन बोलते हैं। तो पता चल गया टाई लाइन किसको बोलते हैं। अब इसमें क्या करा है कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ए टाई लाइन। तो टाई लाइन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को डिटेल करना। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, टू टेक डिटेल ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट। जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसको लेना होता है, उसको हम लोग टाई लाइन से लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट रेंजिंग। तो बताइए कौन सा इसमें से ऑब्स्टेकल है जो चेनिंग होता है बट रेंजिंग के द्वारा नहीं होता है। अब इसमें से आप लोगों को दो चीज़ पता होना चाहिए कि चेनिंग क्या होता है और रेंजिंग क्या होता है। ये दोनों का डिफिनेशन आप लोग को पता होना चाहिए। तो चेनिंग क्या होता है, देखिए यह डिस्टेंस होता है। क्या होता है? इट इज़ डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग ए चेन लाइन। चेन लाइन के अलोंग जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम लोग चेनिंग बोलते हैं। और रेंजिंग क्या होता है, देखिए ये भी आप लोग को डिफिनेशन पता होना चाहिए कि रेंजिंग होता क्या है। तो रेंजिंग के लिए क्या होता है कि जैसे इंटरमीडिएट पॉइंट जो हम लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना उसके बीच का जो इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं उसको हम लोग रेंजिंग बोलते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एस्टेब्लिश द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। मान लो कि जो चेन लाइन के अंदर का जो स्ट्रेट लाइन होगा उस दो पॉइंट के बीच का जो हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट करते हैं उसको हम लोग रेंजिंग बोलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑब्स्टेकल है जो चेंजिंग के द्वारा होता है बट रेंजिंग के द्वारा नहीं होता है। इनमें से आप लोग को 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि देखिए इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रिवर। रिवर जो होता है ना चेनिंग के द्वारा करते हैं बट रेंजिंग के द्वारा नहीं करते। रीज़न क्या होता है, क्योंकि रिवर के अंतर्गत आप लोग रेंजिंग के द्वारा इसलिए करते हैं क्योंकि रिवर में अंदर आप लोग जा नहीं सकते, इसलिए आप लोग चेनिंग के द्वारा हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और इसमें 2 पॉइंट्स और याद रखना है कि अगर क्वेश्चन एक और पूछ दे जो फॉरेस्ट या हिल जो होगा, फॉरेस्ट या हिल जो होगा ये ऑब्स्टेकल जो होता है ना टू रेंजिंग, ये रेंजिंग के द्वारा होता है बट चेनिंग के द्वारा नहीं होता है। तो आप लोग पता होना चाहिए बट नॉट चेनिंग। तो फॉरेस्ट या हिल जो होता है ना ये ऑब्स्टेकल रेंजिंग के द्वारा करते हैं बट चेनिंग के द्वारा नहीं करते हैं। रिवर में क्या होता है, चेनिंग के द्वारा करते हैं बट रेंजिंग के द्वारा नहीं करते हैं। एक और होता है आप लोग को याद रखना है, कोई भी बिल्डिंग होगा, कोई भी बिल्डिंग जो है ना आप लोग को ये बोथ दोनों के लिए होता है। याद रखिए बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग ये दोनों के लिए हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या करा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू। इससे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट बता दिए कि बिल्डिंग किसके ऑब्स्टेकल से होता है। तो याद रखना है कि बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग दोनों के लिए होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर। तो बताइए कि मेन डिफरेंस क्या है ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर के बीच। तो क्या होगा इसका आंसर कि इसमें कोई भी
प्रिज्म स्क्वायर में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर नहीं होता है, जबकि एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन नॉट बी चेंज। इसका कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एंगल चेंज नहीं होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर में जो होता है ना, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, क्या होता है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इंडेक्स ग्लास इज़ 45 डिग्री। कहने का मतलब इंडेक्स ग्लास और हॉरिजॉन्टल एंगल के बीच जो होता है ना ऑप्टिकल स्क्वायर में 45 डिग्री का होता है। कहने का मतलब एक ऑप्टिकल स्क्वायर होगा और यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर का जो एंगल दोनों के बीच का जो बनेगा ना 45 डिग्री बनेगा। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। इससे पहले क्वेश्चन बताया गया है कि ऑप्टिकल स्क्वायर में अगर दो प्लेन का इंटरसेक्शन मिरर क्या होगा, तो आपको पता है कितना 45 डिग्री होता है। ये चीज़ मैं आप लोग को अभी जस्ट बताया हूँ नेक्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि दो प्लेन मिरर के बीच का इंटरसेक्शन एंगल जो होता है ना ऑप्टिकल स्क्वायर में 45 डिग्री होता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या करा है, एलोवेबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन द। कहने का मतलब है कि ऑफसेट का जो लेंथ होता है किस पे डिपेंड करता है, तो बताइए किस किस पे डिपेंड करता है। तो बताइए क्या क्या होगा। देखिए मान लीजिए ऑफसेट होता है, ऑफसेट सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ऑफसेट क्या होता है। तो याद रखिए ऑफसेट जो होता है ना लेटरल मेजरमेंट होता है, लेटरल मेजरमेंट होता है। याद रखिएगा लेटरल मेजरमेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट में क्या क्या दो गो होता है, ये चीज़ आप रखिएगा। एक होता है ऑब्लिक, एक सेकेंड होता है परपेंडिकुलर। तो ऑफसेट में क्या होता है कि लेटरल मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट भी और अब ऑफसेट क्या होता है कि दो तरह, एक ऑब्लिक होता है एक परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ हम लोग को क्या क्वेश्चन बोला है कि जो ऑफसेट डिपेंड्स किस किस पे डिपेंड करेगा। तो हो सकता है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उसका रिक्वायर होना चाहिए, उसका मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर एंड नेचर ऑफ ग्राउंड। ये आपको अभी बताया गया है कि जो भी ऑफसेट होता है दो तरह का होता है, ऑब्लिक और परपेंडिकुलर। तीसरा है कि स्केल ऑफ प्लॉटिंग, अब जो भी हम प्लॉटिंग करें उसका भी स्केल का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन सर्विंग में पूछा जाता है और आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे हमको लग रहा है कि जितना भी आप लोग को 300 से 400 क्वेश्चन सर्विंग का किया जाएगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और ख़ास करके बिहार अमीन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो अब यहाँ कह रहा है कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के हेल्प से कौन कौन सा एंगल पे सेट आउट कर सकते हैं, बताइए। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्रेंच जो होता है ना क्रॉस स्टाफ, ये आप लोगों को कौन कौन चीज़ होता है, एक तो होता है 45 टू 135 डिग्री के बीच में आप लोग सेट आउट कर सकते हैं। तो किस में करेंगे, आइदर या 45 या 90 डिग्री। ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसका मेन क्या होता है कि सेट आउट जो होता है ना, इसका सेट आउट एंगल जो होता है आप लोगों को अब कितना 45 डिग्री एंड 135 डिग्री होता है। ये आप लोग को याद रखना है कि फ्रेंच का सेट आउट एंगल कितना होता है 45 डिग्री एंड 135 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ऑफसेट इन्वॉल्व्स लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड। कहने का मतलब जब आप ग्राउंड पे मेजरमेंट कर रहे हैं तो कौन सा ऑफसेट है जिसका इन्वॉल्वमेंट सबसे कम है। तो बताइए किसका इन्वॉल्वमेंट सबसे कम है ग्राउंड पे। जब आप लोग लीनियर मेजरमेंट करेंगे, जो भी चेन से मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कम किसका होता है, परपेंडिकुलर जो होता है ना, जो ऑफसेट परपेंडिकुलर होता है उसका सबसे कम लेस इन्वॉल्व है। अब रीज़न क्या होता है लेस इन्वॉल्वमेंट का, आप जब भी मेजरमेंट कीजिएगा कोई भी ऑब्स्टेकल है वो हमेशा आप लोग को चेनिंग से जो होगा, जो चेनिंग होता है, ये चेनिंग हो गया, जो चेनिंग का मतलब मेजरमेंट हो गया, लेंथ कह लो, यहाँ से कोई भी ऑब्स्टेकल जो आप लोग मेजर कीजिएगा वो हमेशा आपको 90 डिग्री पे नहीं मिलेगा। ये 90 डिग्री पे नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी ऑब्लिक एंगल पे मिले, किसी और ऑब्लिक एंगल पे। तो
लेस मेजरमेंट क्या करें, इन्वॉल्वमेंट इसका बहुत ही कम रहता है। कहने का 90 डिग्री वाला मिलने वाला जो भी ऑब्स्टेकल होता है बहुत ही कम पाया जाता है जब भी आप लोग मेजरमेंट कीजिएगा। तो इसमें क्या हो गया, मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट, जो मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है उसका इन्वॉल्वमेंट जब भी हम लोग मेजरमेंट ग्राउंड पे करते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29, कह रहा है कि द परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट विच कैन चेन रफ ऑन हिली ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब मान लीजिए आप चेनिंग कीजिएगा, चेनिंग फॉर मेजरमेंट। अब चेनिंग का मतलब आप लोगों को बोल ही दिए कि चेनिंग क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस मेजर अलोंग ए चेन लाइन। जब भी चेन लाइन के अलोंग हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम लोग चेनिंग बोलते हैं। कह रहा है कि जब हम लोग रफ हम लोग करेंगे विच कैन ऑन रफ और हिली ग्राउंड, जब भी हिली ग्राउंड या रफ पे करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका एरर होता है। तो कितना एरर हम लोग परमिसिबल हो सकता, परमिसिबल का मतलब हुआ कि हम लोग ले सकते हैं थोड़ा सा एरर, इतना तक मेरा एरर रहेगा, कुछ पोजीशन तक एरर रहेगा तो हम उस चीज़ को इंक्लूडेड कर देंगे, उसको हम लोग एरर नहीं बोलेंगे। तो लिमिट ऑफ एरर क्या क्या होता है आप लोग को 3-4 लिमिट ऑफ एरर होता है। तो इसका आंसर सबसे पहले इसका आंसर याद रखिएगा 1 in 125। कहने का मतलब RF स्केल जो होता है एक 1/250 जब भी रहेगा तो हम लोग जैसे ही रफ या हिली ग्राउंड में करेंगे चेनिंग तो वो सही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसके बाद आप लोग को जब ऑर्डिनरी चेन सर्वे करेंगे, ऑर्डिनरी चेन सर्विंग करेंगे तो इसका 1/1000 होता है। ये आप लोग को परमिसिबल एरर याद रखना है। इसी तरह से जब हम लोग करेंगे स्टील टेप से, मान लीजिए स्टील टेप से अगर आप कर रहे हैं मेजरमेंट तो उससे क्या होता है, उसका एक्यूरेसी लिमिटिंग एरर जब भी होता है इसका होता है 1/2000 होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर है करेक्शन फॉर सैग, सैगिंग के लिए करेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले सैग करेक्शन क्या होता है, देखिए क्या होता है। मान लीजिए आप 2 मेजरमेंट किए, ठीक है, यहाँ से यहाँ मेजरमेंट किया आप, ठीक है। सैगिंग का मतलब क्या होता है कि वो सैग हो जाना, मतलब लटक जाना नीचे। जब भी नीचे लटक जाए, करेक्शन यहाँ पूछ रहा है, यहाँ हम लोग के एरर नहीं, एरर तो आप लोग क्या होगा पॉजिटिव होगा, बट करेक्शन क्या होगा हमेशा इसका ऑलवेज क्या होगा निगेटिव होगा। याद रखिएगा सैग करेक्शन का जो सैग करेक्शन जब भी होगा उसका हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना, क्या होगा ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव होता है। अब इसमें 2-3 चीज़ आप लोग को याद रखना है कि सैग करेक्शन क्या क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है सैग करेक्शन। तो सैग करेक्शन जो होता है W²L/24 PM²N² होता है। अब यहाँ W क्या होता है वेट ऑफ टेप होता है, यहाँ लेंथ हो जाएगा, और यहाँ क्या होता है पुल करेक्शन PM, जो हम लोग पुलिंग करते हैं, जब यहाँ पुलिंग करेंगे तो क्या लोड लगेगा वो हम PM का वैल्यू होता है। ये भी आप लोगों को फार्मूला याद रखना है W²L/24 PM², और N हमेशा ऑलवेज अप्रोक्स क्या होता है हम लोग 1 मानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग W क्या टोटल वेट हो गया, आप लोग चेन लेंथ का टोटल या टैप का टोटल लेंथ हो गया, वेट हो गया, ये टोटल लेंथ हो गया, 24 PM हो गया कि कितना हम लोड लगाए उसको पुल करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, कह रहा है क्या क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, बताइए क्रॉस स्टाफ का इंस्ट्रूमेंट किसके लिए होता है। सबसे पहले आप लोग बताइए कि क्रॉस स्टाफ का यूज किसके लिए होता है। तो याद रखिएगा कि क्रॉस स्टाफ, जब देखिए आप लोगों को क्रॉस स्टाफ में 2-3 चीज़ याद रखना है कि क्रॉस स्टाफ जो होता है ना 2 तरह का होता है। एक होता है ओपन क्रॉस स्टाफ, इसमें क्रॉस स्टाफ जो होता है ना 2 तरह से होता है। एक होता है ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, दूसरा होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है। और इसका हमेशा कब होता है 90 डिग्री पे सेट आउट हम लोग करते हैं, कितना राइट एंगल पे सेट आउट इसको हम लोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, जब हम लोग सेट आउट 90 डिग्री पे किसी एंगल करते हैं तब हम लोग क्रॉस स्टाफ का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा क्रॉस स्टाफ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि नॉर्मल टेंशन इज दैट पुल विच। अब देखिए नॉर्मल टेंशन कब होता है, सबसे पहले कि टेंशन नॉर्मल कब होता है, जब भी आप लोग का इसमें नॉर्मल टेंशन कब होगा। तो याद रखिएगा एक होता है सैग करेक्शन, एक होता है पुल करेक्शन सैगिंग। तो आप लोग को याद रखना है 2 चीज़ आप लोग को याद रखना है, सैग करेक्शन याद रखना है, उसका एक पुल करेक्शन याद रखना है।
ये दोनों अगर आप लोग का सेम रहेगा, कहने का मतलब सैग करेक्शन और पुलिंग करेक्शन जब भी आप लोग का सेम रहेगा, जब भी न्यूट्रलाइज हो, सैग करेक्शन इक्वल टू जब भी पुल करेक्शन होगा, समझ गए ना। तो जब सैग करेक्शन और पुल करेक्शन सेम रहेगा तब हम लोग उसको नॉर्मल टेंशन कहेंगे। कहने का न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल एंड सैग, कहने का मतलब पुल और सैग के कारण जो भी इफेक्ट होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसको हम लोग नॉर्मल टेंशन बोलेंगे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि किसके कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरमेंट परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो बताइए कौन सा इनमें से है जिसका यूज परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए नहीं करते हैं। तो बताइए कि कौन सा इसमें कौन। देखिए ऑप्शन क्या है, लाइन रेंजर, वो स्टील टेप है, ऑप्टिकल स्क्वायर है और क्रॉस स्टाफ है। तो बताइए किसका यूज़ हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट मेजरमेंट के लिए नहीं करते हैं। तो क्या होगा इसमें, देखिए क्रॉस स्टाफ का तो हम लोग यूज़ करते हैं और ऑप्टिकल स्क्वायर का भी यूज़ करते हैं कभी कभार। देखिए कभी कभार आप लोग स्टील टेप का भी यूज़ करते हैं। कहने का मतलब लाइन रेंजिंग के लिए हम लोग कभी भी परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए मेजरमेंट नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही होगा। आप लोग याद रखना है कि जो सेटिंग आउट परपेंडिकुलर, ये सेटिंग आउट परपेंडिकुलर के लिए क्या क्या किसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्रॉस स्टाफ का यूज़ करते हैं, एक होता है ऑप्टिकल स्क्वायर के लिए करते हैं, एक होता है प्रिज्म, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन प्रिज्म स्क्वायर के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट का यूज़ करते हैं। और कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, हम लोग स्टील जो होता है स्टील टेप जो उसका भी हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो क्या होगा इसका 33 का, इसमें कर रहा है नोट, क्या कर रहा है नोट, तो नोट में कौन हो जाएगा, लाइन रेंजर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या, इफ़ द लेंथ ऑफ ए चेन इज़ फाउंड टू बी शॉर्ट। कहने का मतलब जब हम लोग चेन का लेंथ मेजर किए तो हम लोग को कम पाया गया, टेस्ट जब भी किए तो हम कम पाया गया। इट कैन बी एडजस्टेड बाय, कहने का मतलब इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ से यहाँ चेन किए, मेजरमेंट किए चेन का, तो हमको मेजर करना था 20 मीटर, बट मेजर हो गया कितना हमको 90.5 मीटर। कहने का मतलब 0.5 मीटर आप लोग का कम पड़ गया। जब टेस्ट किए तो पता चला कि 0.5 मीटर कम हो गया। करने वाला आप लोग का ये शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, 0.5 मीटर आप लोग को यहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस हो गया 0.5 मीटर। हम लोग को क्या करना है, क्या एडजस्टमेंट करेंगे जिससे हम लोग का यह जो लेंथ जो मेरा कम हुआ वो करेक्ट हो जाए। तो क्या करेंगे, इस चेन को जब स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेटनिंग करेंगे, मतलब खींचेंगे। जब चेन को खींचेंगे तो हो सकता है लूज किसी का लूज हो गया हो, इसीलिए जब भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। इसका मतलब जब भी उसको हम खींचेंगे, एलोंगेशन करेंगे, तो हो सकता है कि मेरा जो भी मेजरमेंट लेंथ करेक्ट है वो मेरा एग्जैक्ट मेजर करने के बाद आ जाए। तो कहने के मतलब स्ट्रेटिंग द लिंक, जो भी लिंक उसमें दिया रहता है चेन में उसको स्ट्रेट करेंगे, मतलब उसको खींचेंगे तो मेरा एडजस्टमेंट जो भी मेरा शॉर्टिंग हुआ है टेस्टिंग करने के बाद वो आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि द मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन। कहने का मतलब 20 मीटर चेन के लेंथ से आगे किसी चीज़ को मेजर करें, मान लें ग्राउंड पे 20 मीटर चेन का लेंथ है, उस चेन है उसको आप मेजरमेंट करने जा रहे हैं किसी भी ग्राउंड का, तो उसका मैक्सिमम टॉलरेंस का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि एरर आ जाना। तो लिमिट उसका क्या होगा, कितना mm होने के बाद भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 20 mm के लिए 5 mm, कितना, अगर 20 मीटर चेन है तो उसके लिए कितना होता है, लिमिट जो होता है मेरा ±5 mm हम लोग लेके चलते हैं। अगर इसी तरह से 30 मीटर का चेन रहता, अगर मान लीजिए 30 मीटर चेन रहता तो उसमें हम लोग लिमिट कितना लेते हैं, ±8 mm। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये दो चीज़, दोनों में से कभी भी एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि 20 मीटर चेन के लिए जो लिमिट होता है, टॉलरेंस लिमिट होता है कितना होता है, तो ±5 mm होता है, और 30 मीटर चेन के लिए कितना होता है लिमिट, ±8 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या, फॉर एक्यूरेट वर्क, जब भी कोई काम एक्यूरेट कर रहे हैं, द स्टील बेंड शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रिफरेंस टू चेन बिकॉज द स्टील बेंड। कहने का मतलब आप लोग जब
चेन का प्रेफरेंस नहीं करके स्टील बैंड का हम लोग हमेशा प्रेफरेंस करते हैं जब हम लोग को एक्यूरेट काम चाहिए। कहने का मतलब हम लोग अगर एक्यूरेसी चाहिए आप लोगों को, मान लें कि जब भी आप लोग चेनिंग करने जाइए, किसी खेत को नापिएगा, तो आप वहाँ पे जब नापिएगा ना, तो आपका चेन जो होता है ना, वो कभी किसी कारणवश से क्या होता है, एलोंगेशन पूरा नहीं हो पाता, तो वो आप लोग क्या होता है, जो भी एक्यूरेट मेजर देना चाहिए वो मेजर नहीं देता। तो उसके लिए हम लोग अगर एक्यूरेट मेजर चाहिए, अगर आप जा रहे हैं सर्वे, मान लीजिए सर्वे इंजीनियर बने, आप ग्राउंड पे गए, आपके पास चेन है 20 मीटर चेन है या तो 30 मीटर चेन है, उससे गए किए, या तो कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, क्योंकि खेत पे गए, हो सकता है उसका मतलब स्लोप तो हमेशा एग्जैक्ट रहता नहीं है, तो हो सकता है कोई ऊपर नीचे, तो उसमें क्या होता है कि आपका चेन लेंथ जो है पूरा स्ट्रेट नहीं होने के कारण आप में एरर आ जाता है। तो जब भी आप एक्यूरेट वर्क कीजिएगा, जब भी आप सर्वे इंजीनियर बनिएगा, तो ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा स्टील बैंड का। तो क्या होता है स्टील बैंड, रीजन क्या होता है स्टील बैंड में, कि आप लोगों का जो होता है ना कि वो इनएक्सटेंडेबल होता है। कहने के बाद या तो एक्सटेंडेबल नहीं होता है, पूरा एक्सटेंडेबल नहीं होता, कि या तो खिंचाव नहीं होगा, या तो वो क्या होगा, एक दूसरे से कम नहीं होगा। कहने वाला आप मेजर जब भी कीजिएगा आप लोग को एक्यूरेट होगा। जब ये हो सकता है कि उसको आप एक्सटेंडिंग कीजिएगा, मतलब उसको एलोंगेशन कीजिएगा, तो ना तो लेंथ उसका बढ़ेगा, ना हो सकता है कि लूज रहेगा। तो इसलिए हम लोग हमेशा स्टील बैंड का यूज़ करते हैं। कहने वाला इज़ प्रैक्टिकली इनएक्सटेंडेबल एंड इज़ नॉट लेबल टू किंक व्हेन इज यूज। कहने जब भी हम लोग यूज़ कर दिया तो नहीं तो वो सिंक करता है, नहीं एक्सटेंडेबल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या है 37 पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए चेन इज मेजर फ्रॉम। जब भी किसी चेन का लेंथ का मेजर करते हैं, मान लें कि आप लोग को 20 मीटर चेन है, ठीक है, 20 मीटर चेन है, ये 20 मीटर का चेन हो गया, तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, कहाँ से कहाँ करते हैं। तो याद रखिएगा इस पर एक हैंडल लगा रहता है, इसी तरह से एक हैंडल इधर से भी लगा रहता है। तो क्या होगा, हैंडल का जो होता है ना एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट साइड, और इसका भी एक्सट्रीम पोजीशन जो राइट साइड होता है, हम लोग आउटसाइड जिसको बोलते हैं, उससे और इसके राइट साइड के आउटसाइड पोजीशन से दोनों को हम लोग मेजर करते हैं। तो कहने का मतलब आप लोग का क्या होगा कि आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अनदर हैंडल। कहने का मतलब एक हैंडल के एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे हैंडल के एक्सट्रीम पोजीशन से हम लोग मेजर करते हैं। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। टोटल लेंथ हम लोग का यहाँ से यहाँ जो ये लेंथ होगा, जब भी मेजर करेंगे तो टोटल लेंथ ये हो जाएगा हम लोग का, ये लेंथ नहीं होगा टोटल लेंथ, ये जो हम लोग का लेंथ है एल, ये नहीं होगा। तो आप लोग याद रखिएगा जब भी चेन जैसे 20 मीटर का चेन है या 30 मीटर का चेन है, उसके जो भी हैंडल होगा ना उसका एक्सट्रीम पोजीशन से हम लोग मेजर करते हैं। जो भी लेंथ मेजरमेंट होता है उसके एक्सट्रीम पोजीशन से हम लोग मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38 का, इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है या गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि द ट्रू मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब कह रहा है कि ट्रू मेरिडियन अलग अलग प्लेस पे एक दूसरे का पैरेलल होता है, गलत है, वो पैरेलल नहीं होता है। याद रखिएगा कि कहीं भी प्लेस पे आप जाइए वो हमेशा एक दूसरे का कोइंसाइड करेंगे। आप यहाँ पे भी जाइएगा तो नॉर्थ साउथ यही रहेगा, किसी और पोजीशन पे जाइएगा तो सेमी नॉर्थ। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे का कोइंसाइड करेगा, कभी भी पैरेलल नेवर पैरेलल होगा। कहने का मतलब कभी भी पैरेलल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट है। अब बी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है, कह रहा है द ट्रू मीडियन एट एनी प्लेस नॉट वेरिएबल। ऑटोमेटिक है, जब भी आप लोग का वेरिएबल नहीं है तो पैरेलल होगा ही नहीं। कहने का मतलब फिक्स है, क्यों, ये जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ पोजीशन पे रहता है। और इसी तरह से सी में क्या, ट्रू मीडियन कन्वर्ज टू पॉइंट इन नॉर्थर्न एंड साउथर्न। ऑटोमेटिक है कि नॉर्थर्न और साउथ हेमिस्फीयर में कन्वर्ज करता है ट्रू मीडियन। और चौथा क्या है, द मैप प्रिपेयर बाय नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंट्री आर बेस्ड ऑन ट्रू मीडियन। और सही है कि जो ट्रू मीडियन के बेस पे ही कोई भी कंट्री जो होता है ना सर्वे डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है मैप का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 39 का, कह रहा है इफ़ द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज 269 डिग्री, ठीक है, और 30 मिनट, देन एजीमुथ ऑफ द लाइन इज। सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए एजीमुथ किसको बोलते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एजीमुथ किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा एजीमुथ जो होता है ना, जो भी ट्रू लाइंस, मान लीजिए कि ये ट्रू नॉर्थ हुआ, ये ट्रू साउथ हुआ,
ठीक है, जिसको हम ट्रू मेरिडियन भी बोलते हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ट्रू मेरिडियन हुआ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। मान लीजिए कोई लाइन ए बी, ठीक है, यहाँ से ए बी लाइन है, ठीक है। यहाँ से अगर ट्रू मेरिडियन से कोई भी चीज़ को अगर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए थीटा ए कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू बियरिंग, इसको हम लोग ट्रू बियरिंग भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा ट्रू बियरिंग क्या होता है कि ट्रू मेरिडियन से, मतलब जो भी नॉर्थ, ट्रू मेरिडियन ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, जो ट्रू मेरिडियन हो गया नॉर्थ, ट्रू मेरिडियन साउथ। अब ट्रू मेरिडियन से हम कोई भी एंगल मेजर करेंगे और नॉर्थ की ओर, मतलब आपका एंगल का डायरेक्शन जो होना चाहिए। अब देखिए दो चीज़ होता है, अगर नॉर्थ पोजीशन है, इससे इधर भी ईस्ट वेस्ट करने का मतलब ट्रू में ये नॉर्थ है, नॉर्थ से जब भी आप लोग जाइएगा तो ईस्ट की ओर अगर जाइएगा और नॉर्थ से वेस्ट की ओर जाइएगा, तो जब भी हम लोग एजीमुथ होता है ना, एजीमुथ, वो हम लोग को ट्रू बियरिंग होता है और वह हमेशा नॉर्थ से ईस्ट की ओर जाता है, तो वो पॉजिटिव होता है हमेशा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथ। तो ऑटोमेटिक है एजीमुथ क्या हुआ, एक ट्रू बियरिंग हो गया, ट्रू बियरिंग को ही हम लोग एजीमुथ बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ट्रू मेरिडियन से जब कोई भी हम एंगल मेजर करते हैं उसको हम ट्रू बियरिंग को बोलते हैं और ट्रू बियरिंग को ही हम लोग एजीमुथ भी बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। और हमेशा जब भी इसका मेजर होता है हमेशा क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है। हमेशा ट्रू बियरिंग क्या क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट नहीं करते हैं। तो आप लोग को पता चल गया कि एजीमुथ किसको बोलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि द इफ ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इतना, कहने का मतलब 269 डिग्री 30 मिनट है। 269 कितना, 180, 270, 270 यहाँ चल गया, 270 यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब कोई भी एंगल मेरा यहाँ है, ये वाला एंगल कितना है आप लोगों को 269 डिग्री 30 मिनट। अब ये एंगल 269 डिग्री 30 मिनट है, ये मेरा क्या है, ट्रू बियरिंग है। और ट्रू बियरिंग ही हम लोग का एजीमुथ कहलाता है। और यह क्या है, क्लॉकवाइज, क्या है, ये क्लॉकवाइज एंगल में जा रहा है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज जा रहा है। कहने का मतलब मेरा क्या हो जाएगा, एजीमुथ एंगल भी मेरा 269 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या, इन द प्रिज्मेटिक कंपास। अब देखिए प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है। मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट मूव विथ द बॉक्स। कहने का मतलब जब भी बॉक्स मूव करेगा, प्रिज्मेटिक जब भी कंपास आप लोग के पास होगा, जब भी फिलहाल प्रिज्मेटिक कंपास का यूज़ कीजिएगा, जब भी बॉक्स का मूवमेंट होगा ना, तो उसमें नीडल और ग्रेजुएटेड उसमें सर्कल, जो भी प्रिज्मेटिक कंपास में सर्कल दिया होगा वो मूव नहीं करेगा। इसका नीडल जो भी होगा, ये नीडल हो गया और इसका जो सर्कल हो गया ये मूव नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा। तो आप लोगों को पता चलेगा प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा मूव करेगा नहीं करेगा। और अगर आप लोग इधर पता चल गया कि ट्रू बियरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, एक दिन मैं आप लोगों को ट्रू बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आप लोग बोलिएगा कि हमको प्रिज्मेटिक कंपास के जितना भी नोमरिकल है, कुछ नोमरिकल आप लोगों को बेसिक नोमरिकल जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे हो गया डिक्लेरेशन, एंगल ऑफ डिक्लेरेशन, ईस्ट एंगल ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है, वेस्ट एंगल ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है, उससे कुछ क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हो गया होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, इसी तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, इसी तरह से आप लोग को रेडियस बियरिंग क्या होता है, ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप लोग को है कि जो उस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक बियरिंग के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को पता नहीं है और चाहते हैं कि हम लोग कुछ सीखें, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ सर हम सीखना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।